नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम अपने बीएससी थर्ड में और फर्स्ट पेपर में अपन ने एक शानदार चैप्टर स्टार्ट कर रखा था जिसका नाम था आइगेन मान तथा आइगेन सदिश। ये इतना आसान चैप्टर है कि इसमें स्कोरिंग करना बहुत ही आसान है, यानी कि फुल में से फुल मार्क्स अपन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी। तो इसमें अपन ने आइगेन मान तथा आइगेन सदिश के बारे में पढ़ा, कैली हैमिल्टन प्रमेय के बारे में पढ़ा, फिर इन पर आधारित कुछ एक क्वेश्चन जो कि आपकी बुक में दिए गए वो अपन ने अच्छे से कंप्लीट किए थे भी। ठीक है, आज अपन देखते हैं आइगेन मान के कुछ एक गुणधर्म। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, नई हेडिंग लिखेंगे आइगेन मान के गुणधर्म। आइगेन मान के गुणधर्म। आज अपन को आइगेन मान के गुणधर्म पढ़ने जो कि निम्न प्रकार है। सबसे पहले अपन देखते हैं नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर आपकी फर्स्ट भी। ठीक है, प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या बोलती है? इसने लिखा है कि टी के आइगेन मान अगर शून्य है तब लिखा है कि टी प्रतिलोमी नहीं होता है, और बीच में सिंबल लिखा है इसने इफ एंड ओनली इफ का, यानी कि यदि लेफ्ट साइड दिया है तो राइट साइड सत्य होता है और राइट साइड दिया है तो लेफ्ट साइड सत्य होता है। ये आपको सिद्ध करना है। आइगेन मान के लिए ये क्या है? प्रॉपर्टी है, नंबर फर्स्ट है। तो क्या लिखा है? टी के आइगेन मान अगर शून्य है तब आपको सिद्ध करना है कि टी प्रतिलोमी नहीं होता है, और यदि टी प्रतिलोमी नहीं है तब आपको फिर सिद्ध करना होगा कि टी का आइगेन मान शून्य नहीं है। तो सबसे पहले अपन लेफ्ट साइड मानकर चल रहे हैं और राइट साइड सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डेरिवेशन में लेफ्ट साइड मानकर चल रहे हैं। मैं लिखूंगा कि माना रैखिक रूपांतरण टी का आइगेन मान शून्य। टी कोई एक रैखिक रूपांतरण है, इसके लिए आइगेन मान आपने कितना माना है बच्चों? शून्य माना है। ठीक है, अगर टी का आइगेन मान शून्य है तो आइगेन मान का अर्थ क्या था कि रैखिक रूपांतरण के लिए आपने अभिलक्षणिक मान समस्या लिखी थी कि tx बराबर लैम्डा x। क्या लिखा था आपने? tx बराबर लैम्डा x। तब रैखिक रूपांतरण t के लिए ये जो लैम्डा लिखा है ये क्या होता है? आइगेन मान होता है। आपने क्या माना है कि t का आइगेन मान शून्य। अगर यहाँ पर आप लोग शून्य लिखोगे तो शून्य गुणा x, यानी कि राइट साइड में आपके पास क्या आएगा? शून्य आएगा। तो यहाँ पर लिखोगे tx बराबर कितना? शून्य। और x क्या होता है? आइगेन सदिश। जैसे x का मान आप लोग मानकर चल रहे हो कि अल्फा है। x का मान क्या मानकर चल रहे हो? अल्फा। और अल्फा क्या है? x और अल्फा क्या होता है? आइगेन सदिश, जो कि किस में होता है? v में। अगर vf सदिश समष्टि है तो x बराबर अगर आप लोग अल्फा ले रहे हो तो अल्फा किस में होगा? v में होगा। तो आप लोग बोलोगे कि एक अशून्य सदिश अल्फा इस प्रकार से विद्यमान होगा कि t अल्फा बराबर कितना? शून्य। t अल्फा बराबर शून्य। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या लिखना है? नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या लिखना है कि अगर t का आइगेन मान शून्य है तो लिखोगे तब एक अशून्य सदिश अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू v इस प्रकार से विद्यमान होगा। इस प्रकार से विद्यमान होगा। ठीक है, कि इस प्रकार से विद्यमान होगा कि t ऑफ अल्फा, x भी लिख सकते हैं अपन। अगर आइगेन मान शून्य है तो यहाँ पर लिख दिया आपने शून्य। ठीक है, और इसको डिटेल से अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि t अल्फा के संगत आइगेन जो मान है वो शून्य है, तो लेम्डा के स्थान पर शून्य लिख सकते हो और यहाँ पर क्या लिखोगे? अल्फा। क्या लिखोगे? अल्फा। यानी कि इसका रिजल्ट कितना आ रहा है? शून्य आ रहा है। कितना आ रहा है? शून्य आ रहा है। अगर t का आइगेन मान आपने शून्य मानना है तो t अल्फा का मान कितना आएगा? शून्य। t अल्फा का मान कितना आएगा? शून्य। अब देखो, अगर t अल्फा का मान शून्य और t क्या है? रैखिक रूपांतरण। अगर रैखिक रूपांतरण t के लिए किसी अल्फा के संगत रैखिक रूपांतरण का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है? शून्य आ रहा है, तब जो रैखिक रूपांतरण है वो होता है कि प्रतिलोमी नहीं होगा। या फिर इसके लिए लिखोगे कि t व्युत्क्रमणीय नहीं है। अगर रैखिक रूपांतरण t के लिए
अल्फा के किसी भी मान के संगत टी का मान अगर शून्य आ रहा है तब आप लोग बोलते हो कि ये जो रैखिक रूपांतरण टी है ये व्युत्क्रमणीय नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग कि टी अल्फा बराबर शून्य है, तो इसका रिजल्ट लिखोगे अतः टी व्युत्क्रमणीय नहीं है, व्युत्क्रमणीय नहीं है। इसका अर्थ है कि इसका इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते, और इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते तो इसको लिखोगे अतः टी प्रतिलोमी नहीं है। तो आपने लिखा अतः टी प्रतिलोमी नहीं होगा भी, ठीक है। तो अपन मानकर चल रहे थे कि टी का आइगन मान अगर शून्य है तो रिजल्ट आ रहा है कि टी प्रतिलोमी नहीं है। तो नीचे रिजल्ट के रूप में लास्ट लाइन के रूप में लिख सकते हो कि अर्थात टी के आइगन मान शून्य है, तब रिजल्ट आ गया कि टी प्रतिलोमी नहीं है, ठीक है। अब आपको देखना है इसका इनवर्स उल्टा। अब आपको राइट साइड मानकर चलना है और लेफ्ट साइड आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसका उल्टा कर रहे हो तो यहां पर लिखोगे विलोमतः, तो आपने लिखा यहां पर विलोमतः भी, ठीक है। राइट साइड मानकर चल रहे हो तो मानकर चल रहे हो कि माना टी प्रतिलोमी नहीं है, ठीक है। अगर टी प्रतिलोमी नहीं है तो इसका अर्थ क्या है कि प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कि इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते, और इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते तो आप लोग इसका रिजल्ट लिखोगे कि अतः टी व्युत्क्रमणीय नहीं होगा। तो लिखोगे अतः टी व्युत्क्रमणीय नहीं है। अगर कोई रैखिक रूपांतरण व्युत्क्रमणीय नहीं है तो इसका अर्थ होता है कि किसी भी अल्फा के संगत जो रैखिक रूपांतरण टी है उसका जो आंसर आ रहा है वो शून्य के बराबर होगा। अगर टी अल्फा का मान शून्य के बराबर होता है तो लिखते हो व्युत्क्रमणीय नहीं है, और टी अल्फा का मान शून्य के बराबर नहीं है तो लिखते हो व्युत्क्रमणीय होता है। तो यहां पर लिखोगे अतः देयर एग्जिस्ट अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू वी सच दैट, यानी कि वी में कोई एक अल्फा इस प्रकार से विद्यमान होगा कि उसकी जो इमेज आ रही है टी अल्फा जो आ रहा है उसका मान क्या होगा, शून्य होगा। अगर टी व्युत्क्रमणीय नहीं है तो टी अल्फा का मान क्या होता है, शून्य। अगर टी अल्फा का मान नॉन जीरो होता है तो लिखते हो टी व्युत्क्रमणीय है, अगर व्युत्क्रमणीय नहीं है तो लिखो टी अल्फा का मान क्या होगा, शून्य। और टी अल्फा शून्य लिखा है तो इसको अपन लिख सकते हैं कि टी अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख दिया 0, फिर गुणा में लिख दिया आपने क्या, अल्फा नॉन जीरो है और नॉन जीरो को 0 से गुणा किया, यहाँ पर क्या आएगा 0, ठीक है। तो इसको अपन इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि टी अल्फा बराबर लैम्डा अल्फा, टी एक्स बराबर लैम्डा एक्स, एक्स के स्थान पर अल्फा है तो यहाँ पर आएगा टी अल्फा बराबर लैम्डा अल्फा। तो लैम्डा के स्थान पर क्या आ रहा है, शून्य। लैम्डा के स्थान पर क्या आ रहा है, शून्य। और लैम्डा क्या होता है, आइगन मान। तो यहाँ पर लिखोगे अतः टी का आइगन मान क्या है, शून्य। यानी कि आपने राइट साइड माना था और आपने लेफ्ट साइड जो है वो भी आपने सिद्ध किया है। लेफ्ट साइड मानकर राइट साइड सिद्ध किया है और राइट साइड मानकर आपने लेफ्ट साइड सिद्ध किया है। तो इस प्रकार से ये वाली जो थ्योरम है उसका पूरा रिजल्ट आपके सामने है, पूरा रिजल्ट आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग अपन 6 से 7 प्रॉपर्टी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इनमें से एक प्रॉपर्टी निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछी जाएगी भी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, प्रॉपर्टी नंबर आपकी 2। क्या लिखा है इसने कि वर्ग मैट्रिक्स कैपिटल ए तथा ए ट्रांसपोज के आइगन मान हमेशा समान होते हैं, आइगन मान हमेशा समान होते हैं। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले एक काम कर रहा हूं। यहां पर लिखा मैंने एक बार a माइनस लैम्डा आई, यहां पर लिखा मैंने a माइनस लैम्डा आई। ए मैट्रिक्स है, आई भी मैट्रिक्स है, तो ये पूरी एक मैट्रिक्स होगी। और इस मैट्रिक्स के लिए मैं एक बार एक काम कर रहा हूं कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है और ये जो ट्रांसपोज लिया है इसका रिजल्ट ज्ञात कर रहा हूं। अगर a माइनस बी का ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज अलग अलग मैट्रिक्स पर लगेगा, तो इसका रिजल्ट आएगा a ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई का ट्रांसपोज। इसका रिजल्ट आएगा a ट्रांसपोज माइनस
लेमडा क्या है, एक संख्या है, संख्या का ट्रांसपोज सेम संख्या आती है तो यहाँ पर लेमडा लिखा। आई क्या है, इकाई मैट्रिक्स, और इकाई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम इकाई मैट्रिक्स होती है। इधर आपने लिखा ए माइनस लेमडा आई का ट्रांसपोज। लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स है, राइट साइड में क्या है, मैट्रिक्स है। अब आप लोग क्या कर रहे हो, इन दोनों मैट्रिक्स के संगत सारणिक ले रहे हो, तो यहाँ पर लिख रहे हो सारणिक लेने पर, सारणिक लेने पर, ठीक है। आपने क्या किया, इन दोनों मैट्रिक्स के सारणिक ले रहे हो। अगर आप लोग सारणिक ले रहे हो तो यहाँ पर आएगा क्या कि ए माइनस लेमडा आई के ट्रांसपोज की सारणिक इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस लेमडा आई, ए ट्रांसपोज माइनस लेमडा आई। अब देखो, आप लोग ये जानते हो कि किसी दी गई मैट्रिक्स के परिवर्त के संगत सारणिक का मान और उस दी गई मैट्रिक्स के संगत सारणिक का मान क्या होता है, सेम होता है। किसी दी गई मैट्रिक्स के संगत सारणिक का मान और दी गई मैट्रिक्स के परिवर्त के सारणिक का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या लिखोगे, ये पूरी मैट्रिक्स है, इसके परिवर्त का सारणिक है, ये बराबर होगा इस मैट्रिक्स के सारणिक के बराबर। तो आप लोग इसके स्थान पर लिखोगे क्या कि डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, इस मैट्रिक्स का जो सारणिक है वो इस मैट्रिक्स के परिवर्त के सारणिक के क्या है, बराबर। तो इस सारणिक के स्थान पर ये वाली सारणिक आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। राइट साइड में आपके पास है क्या, ए ट्रांसपोज माइनस लेमडा आई, इसका नाम लिखा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले आपने एक रिजल्ट सिद्ध किया कि ये वाला हमेशा इसके बराबर होता है। अब देखते हैं अपन थ्योरम कि थ्योरम में क्या दिया गया है और क्या आपको सिद्ध करना है, ठीक है। इसने लिखा है वर्ग मैट्रिक्स ए तथा ए ट्रांसपोज के आइगन मान समान होते हैं। ए के आइगन मान और ए ट्रांसपोज के आइगन मान क्या होते हैं, समान होते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक काम कर रहा हूं, मानकर चल रहा हूं कि यदि ए जो है उसके आइगन मान क्या है, लैम्डा है। अगर मैट्रिक्स ए का आइगन मान लैम्डा है तो लैम्डा ए के संगत जो अभिलक्षणिक समीकरण है उसको संतुष्ट करेगा। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं कि मान ए के आइगन मान, ए के आइगन मान लैम्डा है, और लैम्डा के खूब सारे मान हो सकते हैं जैसे लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। जो आइगन मान है उनका नाम क्या लिखा है आपने, लैम्डा। तो यहां पर लिखोगे आता अगर ए का आइगन मान लैम्डा है तो ये लैम्डा ए के संगत जो अभिलक्षणिक समीकरण है उसको संतुष्ट करेगा। तो यहां पर लिखोगे अतः ए माइनस लैम्डा आई बराबर 0। अगर कहीं पर ये वाली इक्वेशन लिखी हुई आपको मिले तो इसका रिजल्ट क्या होता है, अगर कहीं पर लिखा हुआ मिले कि डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्डा आई बराबर 0 तो इसका अर्थ होता है कि ए का आइगन मान लैम्डा है। अगर कहीं पर लिखा हुआ मिले कि a माइनस लेमडा 1 आई बराबर 0 है तो इसका अर्थ होता है कि ए का आइगन मान लेमडा 1 है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ मिले कि a माइनस बीटा आई इज इक्वल टू 0 है तो a का आइगन मान क्या होता है, बीटा। तो यहाँ पर आपने क्या माना कि a के आइगन मान लेमडा है। अगर a के आइगन मान लेमडा है तो अभिलक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी कि ये इक्वेशन दिखाई दे रही है। तो इसका रिजल्ट क्या है कि a के आइगन मान क्या है, लेमडा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसका मान यहां पर रख रहा हूं समीकरण नंबर फर्स्ट में, और समीकरण नंबर फर्स्ट में अगर आपने लिखा तो बोलोगे कि समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 में पहुंचे तो इसके स्थान पर 0 लिखा इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। यहां पर मैंने आपको समझाया था कि यहां पर कोई एक मैट्रिक्स दे, फिर माइनस का चिन्ह हो, फिर कांस्टेंट गुणा इकाई मैट्रिक्स के संगत सारणिक और बराबर में 0 लिखा है तो इस मैट्रिक्स का आइगन मान इकाई मैट्रिक्स के गुणा में जो संख्या होती है वो होती है। तो एक आइगन मान जैसे लैम्डा है, उसी प्रकार यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर आपके पास मैट्रिक्स कौन सी है, ए ट्रांसपोज। यहां पर क्या है, इकाई मैट्रिक्स, इसके गुणा में क्या है, संख्या। मैट्रिक्स माइनस संख्या गुणा इकाई मैट्रिक्स के संगत सारणिक और इसका मान क्या है, 0, यानी कि ये क्या है, अभिलक्षणिक समीकरण। और अभिलक्षणिक समीकरण है तो आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स लिखी है इसका आइगन मान क्या है, इकाई मैट्रिक्स के गुणा में जो संख्या है वो है। तो इसका रिजल्ट आ गया कि अतः ए ट्रांसपोज के आइगन मान, ए ट्रांसपोज के आइगन मान लैम्डा, ये आपका रिजल्ट। ए का आइगन मान
भी लैम्डा था और ए ट्रांसपोज का आइगन मान भी क्या है, लैम्डा है। तो दोनों के आइगन मान क्या है, सेम सेम है। ठीक है, तो इस थ्योरम के लिए आपने क्या किया था, सबसे पहले एक रिजल्ट आपने सिद्ध किया, इसका ट्रांसपोज लिया था, इसको थोड़ा सा हल किया, हल करने के बाद आपके पास रिजल्ट आ रहा था ये वाला। फिर आपने ए का आइगन मान क्या माना, लैम्डा। ए का आइगन मान लैम्डा है तो अभिलक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसका अर्थ भी सोचा कि यहां पर जो लिखा है वो इस मैट्रिक्स का आइगन मान होता है। अगर इसका मान शून्य है तो इसका मान यहां पर रखा, क्योंकि ये इसके बराबर है तो इसके बराबर में भी क्या आ रहा है, शून्य, और बराबर में शून्य आ रहा है तो इस मैट्रिक्स का आइगन मान क्या हो गया, लैम्डा। तो ए और ए ट्रांसपोज दोनों के आइगन मान क्या आ रहे हैं आपके पास, लैम्डा आ रहे हैं, यानी कि दोनों के आइगन मान क्या होते हैं बच्चों, सेम सेम होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है ना। देखते हैं क्या लिखा है, यदि टी प्रतिलोमी तब टी इनवर्स के आइगन मान टी के आइगन मानों के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो सबसे पहले जो आपको दिया है वो अपन मानकर चल रहे हैं, तो मैं मानकर चल रहा हूं कि टी क्या है, प्रतिलोमी, टी प्रतिलोमी और टी के आइगन मान भी मैं क्या कर रहा हूं, मानकर चल रहा हूं। तब आपको क्या करना है, टी इनवर्स के आइगन मान ज्ञात करने हैं, वो टी के जो आइगन मान है उनके क्या आने चाहिए, इनवर्स आने चाहिए। तो सबसे पहले डेरिवेशन में आप लोग मानकर चल रहे हो क्या, कि माना टी प्रतिलोमी है तथा टी के आइगन मान लैम्डा, और लैम्डा का मान मानकर चल रहा हूं कि शून्य नहीं है। इसने बोला है कि टी प्रतिलोमी है तो मानकर चल रहे हो टी प्रतिलोमी है। फिर इसने बोला कि टी इनवर्स के आइगन मान ज्ञात कर, तो और सिद्ध करना है कि जो टी इनवर्स के आइगन मान है वो टी के आइगन मानों के व्युत्क्रम है। तो टी के आइगन मान भी आपने मान लिया, तो टी एक प्रतिलोमी है तथा टी के आइगन मान आपने मान लिया क्या, लैम्डा। अब यदि टी का आइगन मान लैम्डा है तो लैम्डा का मान शून्य नहीं है। अगर लैम्डा का मान शून्य नहीं है तो इसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हो। नॉन जीरो संख्याएं जो होती है उनका इनवर्स अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर लैम्डा का मान शून्य नहीं है तो लिखोगे अतः लैम्डा इनवर्स का अस्तित्व है, क्योंकि लैम्डा इनवर्स के बराबर दर्शाना है आपको, किसको, टी इनवर्स के आइगन मान को। तो टी इनवर्स का आइगन मान अगर आप लोग ज्ञात कर रहे हो तो लैम्डा इनवर्स का अस्तित्व होना चाहिए, तभी टी इनवर्स का आइगन मान लैम्डा इनवर्स के बराबर आएगा। इसलिए टी प्रतिलोमी नहीं है ये माना, और टी का जो आइगन मान है उसको नॉन जीरो आपने माना है। ठीक है, अब देखते हैं टी प्रतिलोमी नहीं है तब आपको क्या करना है, टी इनवर्स के आइगन मान, और टी इनवर्स के आइगन मान ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, एक काम कर रहे हो, तथा माना लैम्डा के संगत आइगन सदिश अल्फा, आइगन सदिश मानकर चल रहे हो आप लोग क्या है, अल्फा। ठीक है, अगर आइगन सदिश अल्फा है तो बोलोगे कि टी अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा। ठीक है, अल्फा के संगत आइगन मान क्या है, लैम्डा है। तो टी एक्स बराबर लैम्डा एक्स, उसी प्रकार टी अल्फा बराबर लैम्डा अल्फा। ठीक है, अब मैं एक काम कर रहा हूं, दोनों तरफ टी इनवर्स से ऑपरेट करवा रहा हूं। अगर दोनों तरफ आपने टी इनवर्स से ऑपरेट करवाया तो यहाँ पर आएगा टी अल्फा, और राइट साइड में आएगा आपके पास टी इनवर्स और यहाँ पर लैम्डा अल्फा। ठीक है, आप देखो टी क्या है, फंक्शन है, टी इनवर्स भी क्या है, फंक्शन, यानी कि रैखिक रूपांतरण। ये क्या है, टी है, ये वाला क्या है, टी का इनवर्स। दिए गए रूपांतरण को उसके इनवर्स से ऑपरेट करवा रहे हो तो तस्मक रूपांतरण आएगा। तो यहां पर लिखोगे आई, यहां पर लिखा आपने अल्फा इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिखा है, अल्फा क्या है, वेक्टर है, और लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, स्केलर है। अल्फा क्या है, वेक्टर है, और लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है। रैखिक रूपांतरण में अगर अंदर वेक्टर के गुणा में कोई कांस्टेंट होता है तो वो कांस्टेंट रैखिक रूपांतरण से बाहर आता है। ये रैखिक रूपांतरण जब अपन ने पढ़ा था उस टाइम आपने लिखा था, क्या लिखा कि टी अगर रैखिक रूपांतरण है तो टी इनवर्स भी क्या होता है, रैखिक रूपांतरण, और रैखिक रूपांतरण के अंदर
अगर वेक्टर के संगत गुणा में अगर कांस्टेंट आप लोग लिख रहे हो तो वो कांस्टेंट रैखिक रूपांतरण से बाहर आता है। तो ये लेमडा आपने बाहर लिखा, यहां पर लिखोगे टी इनवर्स अल्फा, टी इनवर्स अल्फा। आई क्या है? तस्मक रूपांतरण, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आई अल्फा का आंसर अल्फा आएगा। यहां पर लिखा लेमडा टी इनवर्स अल्फा। अब क्या कर रहे हो? बोथ साइड लेमडा इनवर्स से गुणा, लेमडा इनवर्स से आपने गुणा किया तो यहाँ पर लेमडा इनवर्स अल्फा, यहाँ पर आएगा लेमडा इनवर्स, यहाँ पर लेमडा, फिर लिखा टी इनवर्स अल्फा, टी इनवर्स अल्फा। ये आपने लिखा लेमडा इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू लेमडा इनवर्स गुणा लेमडा, ये फिर से क्या आएगा? आई, जैसे लेमडा है फिर उसका इनवर्स है, दोनों को ऑपरेट करवाते हैं तो क्या आता है? तस्मक। तो आई लिखा, फिर लिखा आपने टी इनवर्स अल्फा। आई क्या होता है? तस्मक, उसका अगर उससे अगर आप लोग ऑपरेट करवा रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बनेगा लेमडा इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू टी इनवर्स अल्फा। इसको मैं लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं, तो यहाँ पर लिखा टी इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू लेमडा इनवर्स अल्फा, ठीक है। और लेफ्ट साइड में आपके पास क्या चल रहा था? टी अल्फा बराबर लेमडा अल्फा। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में मैंने लिखा है कि टी अल्फा इज इक्वल टू लेमडा अल्फा, ठीक है, लेमडा अल्फा। अब आपको ध्यान से देखना है कि इसका अर्थ क्या था? टी एक्स बराबर लेमडा एक्स, एक्स के स्थान पर अल्फा लिखा है, एक की बात है। टी एक्स बराबर लेमडा एक्स, तो टी का आइगेन मान क्या होता है? लेमडा। लेफ्ट साइड में लिखा है, यानी कि आपने मानकर चला, यानी कि टी का आइगेन मान क्या है? लेमडा, जहां पर टी क्या है? एक रैखिक रूपांतरण, ठीक है। अब आ गया हो, टी इनवर्स लिखा है, यहां पर एक्स लिखा है, यहां पर भी एक्स है, अल्फा बोल दो या फिर एक्स बोल दो, क्योंकि अल्फा क्या है? एक्स का एक मान है, ठीक है। यहां पर रैखिक रूपांतरण है, फिर अंदर एक्स है, आगे कांस्टेंट है, फिर एक्स है। रैखिक रूपांतरण एक्स कांस्टेंट एक्स, रैखिक रूपांतरण एक्स कांस्टेंट एक्स, तो आप लोग क्या बोलते हो कि यहां पर जो रैखिक रूपांतरण है उसका आइगेन मान होता है ये वाला कांस्टेंट, एक्स के गुणा में रैखिक रूपांतरण, एक्स के गुणा में कांस्टेंट, तो रैखिक रूपांतरण का आइगन मान वो कांस्टेंट होता है। तो क्या बोलोगे? यहां से रिजल्ट आ गया कि अतः, इसको लैंग्वेज के रूप में लिखा कि यदि टी का आइगन मान, टी का आइगन मान क्या है? लेमडा है, तब इसको हल किया तो उसके बाद में आपके पास रिजल्ट आ रहा है कि टी इनवर्स का आइगन मान, टी इनवर्स का आइगन मान लेमडा इनवर्स है, लेमडा इनवर्स। तो इसको लैंग्वेज के रूप में लिख सकते हो कि अतः टी इनवर्स का आइगेन मान, टी इनवर्स का आइगेन मान टी के आइगेन मान का इनवर्स है, इसका इनवर्स क्या होगा? लेमडा इनवर्स लिख सकते हैं ना। तो लास्ट में लिखोगे अतः टी इनवर्स का आइगेन मान टी के आइगेन मान का इनवर्स है। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपनी प्रॉपर्टी है नंबर 4, जिसमें लिखा है इसने कि ए स्टार के आइगेन मूल्य ए के आइगेन मूल्यों के संयुग में होते हैं। जैसे प्रॉपर्टी सेकंड अपन ने सिद्ध किए थे कि ए तथा ए ट्रांसपोज के आइगेन मान या फिर मूल्य समान होते हैं, ए तथा ए ट्रांसपोज के आइगेन मूल्य क्या होते हैं? समान। उसी प्रकार आपको सिद्ध करना है कि ए स्टार के जो आइगेन मूल्य है वो ए के आइगेन मानों के कॉन्जुगेट यानी कि संयुग में होते हैं। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपन को एक रिजल्ट सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा रिजल्ट? मैं यहाँ पर लिखकर चल रहा हूं कि ए माइनस लेमडा आई, ए माइनस लेमडा आई का स्टार। पहले इसको मैं हल कर रहा हूं, पहले इसको मैं थोड़ा सा हल कर रहा हूं। तो ए माइनस लेमडा ए का जो स्टार है वो ज्ञात करने के लिए अगर कहीं पर लिखा है ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी का स्टार, तो ये स्टार अंदर जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कि ये वाला बराबर होगा ए स्टार माइनस लेमडा आई का स्टार, लेमडा आई का स्टार, ठीक है। अब देख यहाँ पर लिखा मैंने ए स्टार, ठीक है, फिर लिखा माइनस। स्टार का अर्थ होता है ट्रांसपोज का बार, स्टार का अर्थ क्या होता है? ट्रांसपोज का बार। तो इसके स्थान पर आप लोग लिख सकते हो कि लेमडा आई का ट्रांसपोज, फिर उसका क्या करना है? आपको बार करना है, ठीक है। अब आ जाओ, इसका रिजल्ट आएगा ए स्टार, फिर आपने लिखा माइनस, ठीक है। अब ये बनेगा पहले का ट्रांसपोज दूसरे का ट्रांसपोज,
लेमडा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ट्रांसपोज होता है वो कांस्टेंट ही होता है, तो यहाँ पर लिखोगे लेमडा और यहाँ पर लिखा आई ट्रांसपोज, लेकिन आई का ट्रांसपोज होता है वो आई के बराबर ही होता है। आई क्या, इकाई मैट्रिक्स, और इकाई मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करते हो सेम इकाई मैट्रिक्स, तो आई का ट्रांसपोज भी क्या आएगा, आई। इस पर क्या लगाना है आपको, बार लगाना है। तो यहाँ पर लिखा आपने ए स्टार, ठीक है, फिर लिखा माइनस, ये बार अलग अलग लिख सकते हो, लेमडा का बार और आई का बार। यहाँ पर लिखा आपने ए स्टार, फिर लिखा आपने माइनस लेमडा बार, यहाँ पर आई बार। आई के अंदर क्या होता है, या तो एलिमेंट 1 होता है या फिर 0, दोनों ही क्या है, वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्याओं के संगत अगर बार लेते हैं तो सेम वास्तविक संख्या आती है, तो आई का बार हमेशा क्या होता है, आई होता है। आई का बार क्या होता है, आई होता है। तो आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है कि a माइनस लेमडा आई का स्टार जो है वो बराबर होगा a स्टार माइनस लेमडा बार गुणा में आई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ सारणिक ले रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ सारणिक ले रहा हूं। तो यहां पर आपने लिखा दोनों तरफ सारणिक लेने पर, दोनों तरफ सारणिक लेने पर, तो ये बनेगा आपके पास क्या कि डिटरमिनेंट ऑफ अंदर है ए माइनस लेमडा आई का स्टार, ठीक है, और बराबर में यहाँ पर आएगा ए स्टार माइनस लेमडा बार, और यहाँ पर आपने लिखा, या आपने स्टार लिख लिया, ठीक है। अब अपन इसको थोड़ा सा हल करें, यहाँ पर मैं लिखूंगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि ए स्टार क्या होता है, संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स जिसका मान ट्रांसपोज का बार, जिसका मान किसके बराबर होता है, ट्रांसपोज का बार। तो यहाँ पर अपन ये वाला ऑपरेशन लगा रहे हैं कि स्टार का अर्थ क्या होता है, ट्रांसपोज का बार, तो इसका ट्रांसपोज लेना है, फिर क्या करना है, बार लेना है। तो ये बनेगा इधर क्या कि ए माइनस लेमडा है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लिखा का बार, ये आपने बार लिखा कि डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट आपने लिखी, यहाँ पर बिल्कुल सेम लिख रहे हो, ए स्टार माइनस लेमडा बार है, लेमडा बार है, ठीक है। अब देखो इसको आपने हल किया, आप लोग ये भी जानते हो कि अगर कहीं पर लिखा है कि ए ट्रांसपोज का बार, तो इसको अपन लिख सकते हैं ए बार का ट्रांसपोज, ए बार का ट्रांसपोज। तो इसको आप लोग लिख सकते हो कैसे कि ए के स्थान पर आपने लिखा ए माइनस लेमडा आई, ठीक है, का बार का ट्रांसपोज, तो ऊपर ट्रांसपोज लिखा और ये ऊपर क्या है, डिटरमिनेंट, ठीक है। इधर लिखा आपने ए स्टार माइनस लेमडा बार, और यहाँ पर आपने लिखा आई। अब देखो ये जो पूरी मैट्रिक्स है इसको एक बार बी पढ़ो, ये जो पूरी मैट्रिक्स है इसको एक बार बी पढ़ो, तो बी के ऊपर क्या है, ट्रांसपोज, बी के ऊपर क्या है, ट्रांसपोज। किसी दी गई मैट्रिक्स के संगत सारणिक, जैसे मैट्रिक्स बी है, इसके संगत सारणिक का मान उस मैट्रिक्स के परिवर्त के संगत सारणिक के मान के बराबर होता है, यानी कि बी ट्रांसपोज के संगत सारणिक का मान बी के संगत सारणिक के बराबर है। तो इस अंदर वाले का नाम अगर बी पढ़ा तो ये क्या है, बी ट्रांसपोज का सारणिक है, तो इसके स्थान पर आप लोग लिख सकते हो बी का सारणिक, यानी कि यहां पर आएगा कि ए माइनस लेमडा आई का बार के सारणिक इज इक्वल टू ए स्टार माइनस लेमडा बार, और यहां पर लिखा आपने आई, इसका नाम लिखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको क्या करना था, ए स्टार के आइगन मान ज्ञात करने थे, वो ए के आइगन मानों के क्या होने चाहिए, कॉन्जुगेट होने चाहिए थे। उसके लिए आपने सबसे पहले ये वाला रिजल्ट एक बार सिद्ध किया है, क्यों, क्योंकि ये काम आने वाला है, ठीक है। चलो जी अब आ जाओ, अब क्या कर रहे हो आप लोग, ए के आइगन मान आप लोग मानकर चल रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने लिखा कि अब माना ए के आइगन मान, ए के आइगन मान क्या है, लेमडा, ए के आइगन मान क्या है, लेमडा। अगर ए के आइगन मान लेमडा है तो आप लोग लिखोगे कि अतः डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई का मान कितना होगा, 0। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा ए का मान 0 है तो आप लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि इसके संगत कॉन्जुगेट, इसके संगत कॉन्जुगेट लोगे तो उसका मान भी क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर लिखा ए माइनस लेमडा आई का कॉन्जुगेट के संगत डिटरमिनेंट का मान भी क्या होगा, 0। अगर ए के आइगन मान लेमडा है तो इसका मान 0 होगा, अगर इसका मान 0 है तो इसके संगत इसका मान 0 होगा, अगर इसका मान 0 है तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से तो लिखोगे अतः समीकरण 1 से,
समीकरण 1 से। यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा ए का जो बार है इसके स्थान पर आपने शून्य लिखा तो आपके पास रिजल्ट आएगा कि ए स्टार माइनस लैम्डा बार आई इज इक्वल टू क्या आ गया, शून्य। और इसको अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो, अगर इसको आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो आप लोग बोलोगे कि ये क्या है, एक अभिलक्षणिक समीकरण। ये क्या है, एक अभिलक्षणिक समीकरण। पहले मैट्रिक्स लिखे है, बाद में क्या लिखे है, इकाई मैट्रिक्स, इसके गुणा में क्या है, कांस्टेंट। तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा, यहां से रिजल्ट आएगा कि अतः ए स्टार के आइगेन मान, ए स्टार के आइगेन मान कांस्टेंट क्या है, लैम्डा बार। तो क्या लिखोगे, लैम्डा बार है। और लैम्डा बार क्या है, ए के आइगेन मानों के संयुग में, ए के आइगेन मानों के संयुग में। तो क्या लिखोगे, अतः ए स्टार के आइगेन मान ए के आइगेन मानों के क्या है, संयुग में। ए के आइगेन मानों के क्या है, संयुग में। ठीक है, चलो जी। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपनी प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या लिखा है इसमें कि यदि ए एन पंक्ति वाली कोई एक त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है तब मुख्य विकर्ण के अवयव ही ए के आइगेन मान होते हैं। ए क्या दिया आपको, कोई एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दी है, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स दी है, तब आपको सिद्ध करना है कि ए के जो आइगेन मूल है वो वर्ग मैट्रिक्स ए के जो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट है उन्हीं एलिमेंट के बराबर होते हैं। ए के आइगेन मूल मुख्य विकर्ण के एलिमेंट के बराबर होते हैं, किसमें, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में। तो अपन इसके डेरिवेशन के लिए एक बार त्रिभुजाकार मैट्रिक्स मानकर चल, ठीक है। तो लिखा है मैंने कि मानो कैपिटल ए एक ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स दो प्रकार की होती है, ऊपरी और निम्न। जैसे उदाहरण के रूप में मैं ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स लिखकर चल रहा हूं, तो मानकर चल रहा हूं कि माना कैपिटल ए एक ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है, तो ए जो है इसको अपने इस प्रकार से मान सकते हैं कि ए बराबर, ठीक है, ये लिखा आपने A11 A12 A13 फिर डॉट 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 यहाँ पर लिखा A1 है, ठीक है। यहाँ पर लिखा आपने 0, यहाँ पर लिखा आपने A22 फिर लिखा A23 फिर डॉट 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 A2 है, ठीक है। फिर लिखा आपने 0 फिर लिखा 0, यहाँ पर लिखा A33 फिर डॉट 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 A3 है, ठीक है। इसी प्रकार नीचे के एलिमेंट क्या आएंगे आपके पास, मुख्य विकर्ण से नीचे के जो एलिमेंट है वो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो लास्ट वाली पंक्ति 0 0 0 फिर डॉट 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 यहाँ पर आएगा AN। ये है आपकी ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। अगर इस मैट्रिक्स के लिए आपको आइगेन मान ज्ञात करने हैं तो यहाँ पर आप लोग अभिलक्षणिक समीकरण लिखोगे, अभिलक्षणिक समीकरण लिखोगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अतः ए की अभिलक्षणिक समीकरण वो क्या होती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू कितना, 0। तो इसके संगत अगर आप लोग अभिलक्षणिक समीकरण ज्ञात कर रहे हो तो वो समीकरण इस प्रकार से आप लोग लिखोगे कि डिटरमिनेंट हो, यहाँ पर लिखा आपने A11 माइनस लैम्डा, यहाँ पर A12 A13 फिर डॉट 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 यहाँ पर लिखा A1 है, यहाँ पर लिखा आपने 0, यहाँ पर लिखा A22 माइनस लैम्डा फिर लिखा A23 फिर डॉट 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 A2 है, यहाँ पर लिखा 0 फिर 0, यहाँ पर लिखा A33 माइनस लैम्डा फिर डॉट 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 यहाँ पर लिखा A3 है। इसी प्रकार आपने पंक्तियां लिखी है, इसी प्रकार आपने पंक्तियां लिखी है। लास्ट वाली पंक्ति आएगी 0 0 0 फिर डॉट 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 यहाँ पर लिखा AN माइनस लैम्डा इज इक्वल टू कितना, 0। आप लोग ये अच्छे से जानते हो कि किसी भी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के संगत, किसी भी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के संगत सारणिक जो होती है उसका अगर आपको मान ज्ञात करना है तो डायरेक्ट मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट होते हैं उनका परस्पर गुणा करते हैं। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के संगत जो सारणिक है उसका मान ज्ञात करना है तो मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट है उनका परस्पर गुणा किया जाता है, वही सारणी का मान होगा। तो यहाँ पर इस सारणी का मान आएगा आपके पास A11 माइनस लैम्डा, A22 माइनस लैम्डा, A33 माइनस लैम्डा और डॉट 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 यहाँ पर आएगा AN माइनस लैम्डा इज इक्वल टू कितना आएगा, 0, इज इक्वल टू कितना आएगा, 0।
तो ये क्या है आपके पास n फैक्टर है, इन सबको शून्य के बराबर किया तो आपके पास लैम्डा का मान आएगा A11 A22 A33 डॉट 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 AN है, जो कि मुख्य विकर्ण के अवयव है। और लैम्डा क्या है? लैम्डा क्या है? आइगेन मान। लैम्डा क्या है? दी गई वर्ग मैट्रिक्स कैपिटल ए के लिए आइगेन मान, और आइगेन मान का मान ज्ञात किया वो क्या है? मुख्य विकर्ण के एलिमेंट है। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 है। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि एक वर्ग मैट्रिक्स के अभिलक्षणिक मूल्यों का योग उसके विकर्ण के अवयवों के योग के बराबर होता है। क्या दिया है कि एक वर्ग मैट्रिक्स के अभिलक्षणिक मूल्यों का योग उसके विकर्ण के अवयवों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको क्या करना है? मैं क्या कर रहा हूं, कोई एक वर्ग मैट्रिक्स मानकर चल रहा हूं n क्रॉस n क्रम की। उसके लिए क्या करना है? अभिलक्षणिक मूल्यों का योग। तो आप लोग क्या करोगे? अभिलक्षणिक समीकरण लिखोगे। सही है, तो सबसे पहले मैं मानकर चल रहा हूं कि माना n क्रॉस n क्रम की वर्ग मैट्रिक्स मानकर चल रहे हो, कैपिटल ए है। ठीक है, और कैपिटल ए आपने लिखी है यहां पर, पीछे वाले में मैंने क्या लिख दिया था? बिल्कुल ठीक है भाई। अच्छा, मैट्रिक्स लिखने थे तो मैट्रिक्स के लिए आपको सिंबल ये वाला लिखना था। मैट्रिक्स के लिए सिंबल आपको ये वाला लिखना था, फिर आपने समीकरण लिखे तो वहां पर लिखना था आपको डिटरमिनेंट। ठीक है, मैट्रिक्स लिखिए तो सिंबल किसका लगाना है? पीछे वाले में मैट्रिक्स का लगाना है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। आपने क्या किया कि एक n क्रॉस n क्रम की एक वर्ग मैट्रिक्स लिखकर चल रहे हो, तो ये लिखा आपने A11 A12 फिर डॉट 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 A1 है। यहाँ पर लिखा A21 A22 फिर डॉट 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 A2 है। ठीक है, इसी प्रकार आपने लिखा AN1 AN2 फिर डॉट 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 AN n क्रॉस n क्रम की क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। करना क्या है कि इसके जो आइगेन मान है उनका क्या करना है? योग ज्ञात करना। उनका क्या करना है? योग ज्ञात करना। ठीक है, देखते क्या आता है। आइगेन मान ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या करोगे? अभिलक्षणिक समीकरण। तो लिखोगे ए की अभिलक्षणिक समीकरण वो क्या होती है? डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। इसके अंदर अगर आप लोग माइनस से गुणा कर रहे हो तो वो आएगा आपके पास क्या? लैम्डा आई माइनस a इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो कि यहां पर अगर आपने माइनस कॉमन लिया तो उसको अपन क्या कर सकते हैं? -1 की पावर n के रूप में यहाँ पर 0 के अंदर भेज सकते हैं। ये क्या है? अभिलक्षणिक समीकरण है। डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा ई बराबर 0। अंदर से आपने प्रत्येक पंक्ति में से माइनस कॉमन लिया, जो माइनस आएगा उसको अपन 0 में भेज दिया। तो ये क्या है? अभिलक्षणिक समीकरण। ये भी क्या है? अभिलक्षणिक समीकरण। तो इस अभिलक्षणिक समीकरण को मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं। कैसे लिखोगे कि लैम्डा ए में से ए को घटाना है, तो अभिलक्षणिक समीकरण के लिए क्या आएगा? डिटरमिनेंट, है ना। तो यहाँ पर लिखोगे लैम्डा माइनस A11, फिर यहाँ पर लिखोगे माइनस का A12 माइनस का A13 फिर डॉट 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 माइनस का A1 बराबर में चल रहा है 0। यहाँ पर आएगा माइनस का A21 फिर माइनस का A21 और यहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा आपके पास क्या आएगा भाई? यहाँ पर आपके पास आएगा लैम्डा माइनस A22 फिर आएगा माइनस का A23 फिर डॉट 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 माइनस का A2n। इसी प्रकार लास्ट पंक्ति आएगी माइनस का AN1 माइनस का AN2 फिर डॉट 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 और लास्ट में लैम्डा माइनस AN। ठीक है, अब आपने पीछे अच्छी तरह से पढ़ाया क्या कि अगर A n क्रॉस n क्रम का वर्ग मैट्रिक्स है तो उसकी अभिलक्षणिक समीकरण जो होती है वो लैम्डा में एक n घात की समीकरण होती है। यहाँ पर A क्या था? n क्रॉस n क्रम का एक वर्ग मैट्रिक्स था, तो उसका जो अभिलक्षणिक समीकरण है तो ये भी क्या होगा? लैम्डा में n घात का समीकरण होगा।
लेमडा में n घात का समीकरण होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो कि मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट है उनमें लेमडा का चिन्ह क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। लेमडा का चिन्ह क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो लेमडा की जो मैक्सिमम पावर है उसका गुणांक क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर आप अभिलक्षणिक समीकरण को लिख रहे हो a माइनस लेमडा है, a माइनस लेमडा है, तब तो लेमडा की पावर n का गुणांक क्या आएगा, -1 की पावर n के रूप में आएगा। लेकिन अभिलक्षणिक समीकरण को लिखा है लेमडा i माइनस a का डिटरमिनेंट बराबर 0, इस रूप में अगर लिखा है तो लेमडा की पावर n का गुणांक क्या आएगा, +1 आएगा। तो इसको अगर अपन हल कर रहे हैं तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लेमडा में n घात का समीकरण है, तो यहाँ पर आएगा लेमडा की पावर n, क्या आएगा, लेमडा की पावर n, फिर आएगा माइनस, ठीक है। अब क्या आएगा, सेकेंड टर्म में आएगा लेमडा की पावर n माइनस 1, और लेमडा की पावर n माइनस 1 के जो गुणांक है वो वही आएंगे जो मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट है उसमें जो एलिमेंट लिखे हैं वो एलिमेंट के रूप में आएगा। तो यहाँ पर लिखोगे माइनस का a11, फिर लिखा a22, फिर a33 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, n यहाँ पर लिखा लेमडा की पावर n माइनस 1, ठीक है। फिर लिखा आपने प्लस, फिर डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में आएगा कांस्टेंट इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, 0 आएगा। यानी कि लेमडा में n घात का समीकरण है, लेमडा की पावर n का गुणांक क्या आएगा, 1 आएगा। फिर लेमडा की पावर n माइनस 1 का जो गुणांक है वो वही एलिमेंट आएंगे जो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट थे, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, थोड़ा सा ध्यान रखना है। या फिर इसका प्रसार अगर अपन करेंगे तो वो गणना क्या है, थोड़ी सी हार्ड है, तो इसको डायरेक्ट याद रखना। अब यदि ये एक लेमडा में n घात का समीकरण है तो इसके कितने मूल होंगे, n मूल। कितने मूल होंगे, n मूल। और मूल्यों के संदर्भ में आपने बोला था कि मूल्यों और गुणांकों में रिलेशन क्या होता है कि एक एक मूल का योग अगर आप लोग करते हो, जैसे लेमडा में n घात का समीकरण है तो इसके कितने मूल होंगे, n मूल। कितने मूल होंगे, n मूल। और n मूलों के लिए आपने मूल्यों और गुणांकों में रिलेशन मैट्रिक्स में लिखा था किस प्रकार से कि एक एक मूल का सम करते हो तो एक कम पावर का गुणांक बटा अधिकतम पावर का गुणांक, और चिन्ह क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर लिखोगे यदि लेमडा बराबर लेमडा 1, लेमडा 2, डॉट 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 लेमडा n, यानी कि इस समीकरण के n मूल ये है, तब मूल्यों व गुणांकों में संबंध से क्या लिखोगे, एक एक मूल का योग, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 प्लस लास्ट में लिखा लेमडा n इज इक्वल टू एक कम पावर का गुणांक। अधिकतम पावर n थे तो एक कम पावर यानी कि n माइनस 1 का गुणांक आपको लिखना है। तो गुणांक आपने लिखा माइनस, यहाँ पर लिखा a11, a22, फिर लिखा लास्ट में an बटा अधिकतम घात का गुणांक। गुणांक कितना है, 1, और इसका चिन्ह आता है माइनस। चिन्ह क्या आता है, माइनस। तो बाहर माइनस लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा, प्लस। तो यहां से आपके पास रिजल्ट आ रहा है लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस और लास्ट में लेमडा n इज इक्वल टू a11, a22 और लास्ट में आपने लिखा an, यानी कि सभी आइगन मानों का योग दी गई मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अवयवों के योग के बराबर, मुख्य विकर्ण के अवयवों के योग के बराबर। तो एक बार फिर से आप लोग रिपीट करोगे, अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 आपके पास है, क्या लिखा है, एक वर्ग मैट्रिक्स कैपिटल 1 है, अभिलक्षणिक मूल्यों का गुणनफल। पीछे वाले प्रॉपर्टी में इसने लिखा था वर्ग मैट्रिक्स A के अभिलक्षणिक मूल्यों का योग मुख्य विकर्ण के अवयवों के योग के बराबर होता है। लेकिन अब क्या करना है, अभिलक्षणिक मैट्रिक्स A के अभिलक्षणिक मूल्यों का गुणा करना, और गुणा कर रहे हो वो किसके बराबर आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A के बराबर होता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो क्या करोगे, मानकर चलो कि माना कैपिटल है और कैपिटल A मानकर चल रहे हो, A11, A12 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर लिखा 1n, A21, A22 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर लिखा 2n, फिर यहाँ पर an1, an2 और यहाँ पर लिखा an, ये आपने लिखे एक वर्ग मैट्रिक्स, ये आपने लिखे एक वर्ग मैट्रिक्स। क्या चाहिए आपको, आइगेन मूल्यों का गुणा चाहिए। तो आइगेन मूल्यों का गुणा ज्ञात करने के लिए मैं एक बार अभिलक्षणिक बहुपद लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, अभिलक्षणिक बहुपद। तो यहां पर लिखा यदि A के आइगेन मूल लैम्डा के रूप में, लैम्डा है
ए का अभिलक्षणिक बहुपद, अभिलक्षणिक बहुपद समीकरण भी लिख सकते हो। मैं लिख रहा हूं इस क्वेश्चन में क्या, अभिलक्षणिक बहुपद यानी कि सारणिक लिख रहा हूं। तो सारणिक आपके पास आएगी क्या कि डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा। अभिलक्षणिक बहुपद क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, और समीकरण क्या होगी, इसके बराबर में शून्य लिखना है। तो अभिलक्षणिक बहुपद क्या होगा, ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट। तो ये आपने ज्ञात किया, इसमें लिखना है आपको डिटरमिनेंट। ये मैट्रिक्स थे, ये क्या है डिटरमिनेंट। तो यहाँ पर लिखा आपने a11 माइनस लैम्डा, फिर लिखा a12, फिर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर लिखा a1 है, फिर लिखा a21, a22 माइनस लैम्डा, फिर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर लिखा a2n, फिर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर लिखा an1, an2, फिर डॉट 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 an माइनस लैम्डा, n माइनस क्या लिखा आपने लैम्डा। अब देख ये जो अभिलक्षणिक बहुपद है, इसके लिए आपने बोला था कि लैम्डा में n घात का बहुपद है। लैम्डा में क्या है, n घात का बहुपद है, और n घात का बहुपद है तो इसके कितने मूल होंगे, n मूल। कितने मूल होंगे, n मूल होंगे। तो इसको मैं n घात के बहुपद के रूप में लिख रहा हूं। तो आप लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हो कि डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू, आप देखो इसके मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट है उनमें लैम्डा से पहले चिन्ह क्या है, नेगेटिव। अगर इसका अपन एक्सपेंशन करेंगे, अगर इसका गुणा करेंगे तो लैम्डा की अधिकतम पावर कितनी आएगी, n आएगी, लेकिन लैम्डा की गुणांक क्या है, माइनस 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 है। तो लैम्डा के अधिकतम घात का गुणांक आएगा -1 की पावर n। तो ये जो लैम्डा में n घात का बहुपद है, इसको अपन इस प्रकार से लिखेंगे कि अधिकतम पावर का गुणांक क्या है, -1 की पावर n, उसको आपने कॉमन ले लिया, फिर अंदर आएगा लैम्डा की पावर n, फिर लिखा मैंने लैम्डा की पावर n-1, उसके गुणा में जो कांस्टेंट है उसका नाम लिखा जैसे p1। तो यहाँ पर लिखा है p1 लैम्डा की पावर n-1, फिर लिखा p2 लैम्डा की पावर n-2, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म है उसका नाम लिखा मैंने pn। क्या नाम लिखा मैंने, pn। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो n घात का बहुपद है, इसके कितने फैक्टर होंगे, कितने मूल होंगे, n मूल। कितने मूल होंगे, n मूल होंगे। वो मूल मैं मानकर चल रहा हूं λ1, λ2, λ3 और λn। तो यहाँ पर लिखा यदि लैम्डा का मान क्या है, λ1, λ2 डॉट 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 λn है, तो ये जो बहुपद है इसको फैक्टर के गुणन के रूप में लिख सकते हैं। तो राइट साइड में आप लोग लिखोगे -1 की पावर n, यहाँ पर आएगा लैम्डा माइनस λ1 पहला फैक्टर, लैम्डा माइनस λ2 दूसरा फैक्टर, फिर लैम्डा माइनस λ3 तीसरा फैक्टर, और लास्ट में मैंने लिखा लैम्डा माइनस λn। लास्ट वाला फैक्टर मैंने यहाँ पर लिखा है, लास्ट वाला फैक्टर मैंने यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर आपके पास क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई। ठीक है, अब देखते हैं, अब देख मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ लैम्डा के स्थान पर 0 पुट कर रहा हूं, और लैम्डा के स्थान पर 0 पुट किया तो यहाँ पर 0 आएगा। तो यहाँ पर बचेगा डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, बार तो लिखा है -1 की पावर n। अब देखते हैं अंदर लैम्डा के स्थान पर 0 तो -λ1, -λ2 डॉट 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 -λ3, फिर -λn आपके पास आएगा। ठीक है, ये कितने फैक्टर थे, n फैक्टर थे, और n फैक्टर थे, इन सब में से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर आएगा -1 की पावर n गुणा में आएगा -1 की पावर n और -1 की पावर n, तो ये बनेगा आपके पास क्या, -1 की पावर 2n, और यहाँ पर आएगा आपके पास क्या, λ1 गुणा λ2 गुणा λ3 गुणा और लास्ट में λn, और यहाँ पर क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ -1 की पावर 2n, 2n क्या है, एक इवन नंबर सम संख्या, और -1 की पावर एक सम संख्या होती है तो उसका आंसर होता है प्लस। तो राइट साइड में बचेगा आपके पास λ1 गुणा λ2 गुणा λ3 गुणा λn इज इक्वल टू क्या आ रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ a। यानी कि यहां से आपके पास रिजल्ट आ रहा है कि एक मैट्रिक्स कैपिटल A है, उसके जो आइगेन मूल है, उसके जो आइगेन मूल है उसका गुणन अगर आपने किया तो मैट्रिक्स A के संगत सारणी के बराबर आता है। तो ये थे प्रॉपर्टी नंबर 7। 6 में क्या पढ़ा था कि दी गई मैट्रिक्स कैपिटल A के लिए, दी गई मैट्रिक्स कैपिटल A के लिए आइगेन मूलों का योगफल
मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के एलिमेंट के योग के बराबर होता है, लेकिन 7 में आपने पढ़ा आइगन मूल्यों का जो गुणा होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। तो ये थे आपके आइगन मानों के लिए प्रॉपर्टी, जो कि 7 प्रकार की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। इनमें से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पेपर में आने वाला है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे इससे आगे का पार्ट।